अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़ और आप देख रहे हैं लाहौर म्यूज़ियम डिजिटल। नाज़रीन, जहां हम बात करते हैं तारीख, फ़न और सकाफ़त के मुख्तलिफ पहलुओं की, वहीं आज की इस नशिस्त में हम लाहौर म्यूज़ियम के एक बहुत अहम हिस्से इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी की बात करेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे एहतशाम अजीज़ साहब, जो ना सिर्फ इस गैलरी के क्यूरेटर हैं, एक मुहक्किक हैं और माजी के रमूज से आशना भी हैं। और अगर यूं कहा जाए कि ये तारीख के सच्चे मुहाफिज हैं तो ये भी गलत ना होगा। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और वेलकम करती हूँ मैं आपको हमारी इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका लाहौर म्यूजियम के साथ ये जो सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ और कितना अरसा हो गया आपको? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका और मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मेरा सफ़र लाहौर म्यूज़ियम के साथ बड़ा पुराना है, कदीम है और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंसान में कुदरती तौर पर हेरिटेज से मुतल्लिक या म्यूज़ियम से मुतल्लिक या अपने कल्चर से रिलेटेड एक जुनून ना हो या हम्म। एक जज़्बा ना हो उसको देखने का, उसको प्रिज़र्व करने का, उसको प्रमोट करने का, हम्म। तब तक आप इस फ़ील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा यही कहूँगा कि मुझे बचपन से ही कुछ पुरानी चीज़ें, कदीम चीज़ें अट्रैक्ट करती थीं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो ब्रॉट अप है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरा जो ब्रॉट अप हुआ वो अनारकली के इलाके में हुआ हम्म। और आप जो लाहौर के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि अनारकली का जो इलाका है वो शुरू से ही एक तारीख़ी, सकाफ़ती जो है वो सेंटर रहा है और अनारकली के इर्द-गिर्द जो है बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि सिख पीरियड, मुग़ल पीरियड, हिंदू पीरियड से बिलॉन्ग करते हैं। इवन के हमारे पास कॉलोनियल पीरियड के भी इस एरिया में हेरिटेज है। हम्म। तो बचपन में जब मैं अपने इन जगहों को देखता था और मैं ना सिर्फ़ इनको पसंद करता था बल्कि अट्रैक्ट भी होता था। और फिर जब मैं देखा था कि ये बिल्डिंग्स ख़राब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या वजह है ख़राब होने की, नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेरे ज़हन में एक जस्तजू सी पैदा हुई कि कुछ ना कुछ होना चाहिए इस तरह के हेरिटेज को प्रिज़र्व करने के लिए। हम्म। सो दैट वाज़ इनिशियल अट्रैक्शन फॉर मी कि इस सब्जेक्ट की तरफ। फिर जब वैसे जैसे-जैसे मेरी स्टडीज़ बढ़ी तो आर्कियोलॉजी से इंट्रोडक्शन हुआ, हेरिटेज से मज़ीद इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे ये लगा कि अगर मैं इस फ़ील्ड में काम करना चाहता हूँ, तो लाहौर म्यूज़ियम कैन बी अ बेस्ट प्लेस फॉर दैट। नो क्योंकि डाउट। आप देखते हैं कि लाहौर म्यूज़ियम में ना सिर्फ़ इसकी बिल्डिंग, बल्कि इसके अंदर जो नवादरात मौजूद हैं, वो भी कदीम इस खित्ते से बिलॉन्ग करते हैं, डिफरेंट पीरियड से, डिफरेंट एरा से, डिफरेंट डायनेसिटी से बिलॉन्ग करते हैं। ये मेरी एक इब्तिदाई इश्क था आर्टिफ़ैक्ट्स के साथ, मिज़ोलॉजी के साथ या हेरिटेज के साथ आप कह सकती हैं। ज़बरदस्त। तो सर वो आपका इश्क जो है वो हमें नज़र भी आता है, क्योंकि लाहौर म्यूज़ियम की बहुत सी ऐसी गैलरीज़ हैं जिसके आप इंचार्ज हैं, क्यूरेटर हैं और अपनी खिदमात आप जो है वो दे रहे हैं लाहौर म्यूज़ियम को। तो आज क्योंकि हम अपनी पॉडकास्ट कर रहे हैं इस्लामिक गैलरी के ऊपर, इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर हम बात करेंगे और यहीं से मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो इस गैलरी में किस तरह की नवादरात मौजूद हैं, किस नौइयत की हैं और किस तरीके से ये लाहौर म्यूज़ियम का हिस्सा बने? देखिए, आम तौर पर जब हम इस खित्ते में इस्लामिक हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, तो वो मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ स्टार्ट करते हुँ। हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ अब तक जितना भी इस्लामिक पीरियड गुज़रा है, जिसमें गज़नवी पीरियड भी है, गौरी पीरियड भी है, तुगलक पीरियड भी है, खिलजीज़ हैं, लोधीज़ हैं, फिर मुगल्स आते हैं और अभी तक जो काम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तमाम अरसे में जितना भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फ़न दस्तकारी डेवलप होता है, उसको हम एक इस्लामिक हेरिटेज या इस्लामिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट बना देते हैं क्योंकि ये एक इस्लामिक गवर्नमेंट्स के अंडर या इस्लामिक क्राफ्टमैनशिप के अंडर ये चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं। हुँ। लाहौर म्यूज़ियम चूँकि आप मुख्तलिफ गैलरीज़ आपने देखी हैं कि कोई भी गैलरी शुरू से ही स्पेसिफ़िकली उसी मकसद के लिए नहीं बनाई गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे कलेक्शंस आती गईं, डेवलप होती गईं, तो हमने कोशिश ये की कि अच्छा हमारे पास अगर इस मिक़दार में तो कलेक्शन मौजूद है किसी स्पेसिफ़िक रीजन की या स्पेसिफ़िक एरिया की, तो हम उसकी अलग गैलरी बना दें। हुँ। तो इस्लामिक गैलरी का भी जो रिकॉर्ड ऐसा ही है कि 1930 से 40 से जो भी हमारे पास चाहे वो 18th सेंचुरी की आर्ट इंडस्ट्रियल एग्ज़िबिशन थी या यहाँ के लोगों के जो क्राफ्टमैनशिप और आर्टिज़नशिप के नतीजे में जो काम सामने आया,
वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लाहौर म्यूज़ियम को गिफ्ट की शक्ल में, परचेज की शक्ल में या डोनेशन की शक्ल में लाहौर म्यूज़ियम को मिलता रहा। और इसको अब एक सेपरेट इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से एक पूरी गैलरी बना दी गई है, जो अरसे दराज से तकरीबन क़याम पाकिस्तान से पहले से ये चीज़ चली आ रही है। ज़बरदस्त, तो बड़ी रिच हिस्ट्री है इस गैलरी की, नो डाउट। सर, बतौर क्यूरेटर जब आपके पास नवादरात आती हैं तो किस तरीके से आप उनका इंतखाब करते हैं, और तहकीक का जो अमल है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? देखिए, ये बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। किसी भी म्यूज़ियम में या लाहौर म्यूज़ियम में जब भी कोई चीज़ एंटीक्विटी या नवादरात आती है, तो उसको 2 बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। ये 2 मेजर बेसिस हैं। नंबर 1, या तो उस नवादरात की एक तारीखी अहमियत हो, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो, या फिर उसकी जो आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस हो, उसके ऊपर जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स बने हुए हैं, या अगर वो मटेरियल किसी ख़ास पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, या उसके ऊपर जो डेकोरेटिव एलिमेंट हैं वो किसी ख़ास पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, तब हम उसको ये इस काबिल समझते हैं कि ये लाहौर म्यूज़ियम की ज़िंदत बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं कि जब मुख्तलिफ नवादरात आपके पास आते हैं, मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स आते हैं, तो ये किस तरह से आप मवाजना करते हैं कि ये रियल पीस है या ये रेप्लिका है? आपको तो पता चल जाता होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको तो वाकई एक नज़र में पता चल जाता है कि ये किस पीरियड की है, क्योंकि जब हम मिसाल के तौर पे अगर हमें हड़प्पा ही की दौर की ईंटें किसी और जगह से मिल रही हैं और हमें पता है कि ये इसका मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, डेकोरेशन सेम है सब, तो हम एक आंखें बंद करके कह सकते हैं ये हड़प्पा दौर ही की से ताल्लुक़ रखती है, नवादरात है। सेकेंडली, ये तो एक मैंने आपको एक बड़ा रैंडम सा प्रोसेस बता दिया कि जो एक रैंडमली आप आई से अपने देख से पता चल जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आर्कियोलॉजी में हमारे म्यूज़ियम में भी प्रॉपर लेबॉरेटरीज मौजूद हैं जहाँ पर प्रॉपर डेटिंग टेक्निक्स के ज़रिए हम लोग उसकी सही एज का, उम्र का पता चला लेते हैं। डीप रिसर्च होती होगी इसके पीछे। बिल्कुल इसके पीछे होती है। और अब ऐसा भी नहीं है कि एक ही चीज़ का किसी भी एक ख़ास मेटल का एक ही प्रोसेस है। अगर आपने लकड़ी की एज जाननी है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। आपने मेटल को जानना है, या बोन है, या लेदर है, या कुछ भी है, कोई मेटल वेयर है, तो हर मेटल को डील करने का एक अलग तरीका है, हर मेटल को डेट करने का एक अलग तरीका है। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू ये चल रही है, तो इसी के बीच मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि जब आपके पास लोग मुख्तलिफ नवादरात लेके आते हैं अतिया करने के लिए, डोनेट करने के लिए, तो मुख्तलिफ कहानियाँ भी आपके सामने आती होंगी। कुछ ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाक़या है जो आप शेयर कर सकें, किसी आर्टिफैक्ट से रिलेटेड या किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड जो नवादरात के सिलसिले में लाहौर म्यूज़ियम आया हो? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लम्हा होता है। चूँकि लाहौर म्यूज़ियम एक तारीख़ी इदारा है और इसको 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, और बेशुमार लोग ऐसे आते हैं जो 3-4 नस्लों से म्यूज़ियम को देखने आ रहे हैं, मुसलसल देखते हैं। तो बाज़ वक़्त ऐसे आपको लोग मिलते हैं या वो आपको बताते हैं कि आपकी खुद आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक बार मेरे पास ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ लोग आए मंडी बहाउद्दीन से, और मंडी बहाउद्दीन एक छोटा-सा शहर है हमारा पंजाब का, और वहाँ के वो लोग आके मुझे कहते हैं कि सर, हमने अपने दादा से सुना है कि उन्होंने एक बार, उनके पास बड़े कीमती जूते थे जिनके ऊपर बड़ा तिलाकारी हुआ था और बड़े खुशे थे वो, तो वो उन्होंने लाहौर अजायब घर को उस टाइम डोनेट कर दिए थे। अच्छा। समवेयर इन अर्ली 90s। ये वही खुशे तो नहीं है जो इस्लामिक गैलरी में मौजूद है? हाँ, इस्लामिक गैलरी में मौजूद है। ओके। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, कैसा जूता था, क्या था, सिर्फ मैंने अपने दादा से सुना है कि उन्होंने अपने ज़माने में, अपनी जवानी में लाहौर म्यूज़ियम को एक जूते डोनेट किए थे। क्या बात है। और उसकी उसने मुझे थोड़ी सी एक हल्की सी स्केच सा बना के दिखाया कि ऐसा होता होगा जूता। तो जब मैंने अपनी कलेक्शन को देखा, स्टडी किया, उसके रिकॉर्ड्स देखे, तो मुझे वो जूता मिल गया। और फिर मैंने स्पेशल उनको बुलाया, मैंने कहा जी आपकी चीज़ अमानत हमारे पास सेफ है, महफूज है, और लाहौर म्यूज़ियम में ही मौजूद है, और बाकायदा डिस्प्ले किया गया उनके दादा के नाम से ही। और जब वो लोग आए, उन्होंने देखा इसको, तो उनकी जो खुशी थी ना वो दीदनी थी। जो उस टाइम वो कनेक्टिविटी फील कर रहे थे म्यूज़ियम के साथ या म्यूज़ियम की नवादरात के साथ, या जिस तरह वो एक शुक्रगुजार हो रहे थे म्यूज़ियम का कि आपकी वजह से, म्यूज़ियम की वजह से हमारे ख़ानदान की एक कीमती चीज़ या विरसा या हमारे बुजुर्गों का एक विरसा सेफ रहा, मौजूद रहा, वो बड़े खुश हुए।
तो जब लोग आकर इस तरह के अपनी कनेक्टिविटी शो करते हैं, तो मुझे दिली तौर पे बड़ी खुशी होती है कि हम लाहौर म्यूज़ियम में रहकर किसी तरह लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं आपस हुँ। में। लोगों को दिली एहसासात और जज़्बात को हम मज़ीद उजागर कर रहे हैं हेरिटेज के साथ और अपने कल्चर और फ़ोक हेरिटेज के साथ। ज़बरदस्त। सर अगर कोई लेमैन लाहौर म्यूज़ियम का विज़िट करता है, तो वो किस तरीके से जान पाएगा कि इस्लामी आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, उससे क्या मुराद है? अगर एक आम फ़हम डेफ़िनेशन आप बता दें, ताकि लोग जब आएँ और डिस्प्ले को देखें, तो वो ये जज कर पाएँ कि ये इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट है। देखिए, ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो आपको और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इस्लाम से पहले या जब इस खित्ते में इस्लाम नहीं आया था, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक हिंदू दौर भी था, हुँ। बुद्धिस्ट दौर भी था। और हिंदू आर्ट और बुद्धिस्ट आर्ट और जैन आर्ट में भी आपको फिगरल आर्ट मिलता है, हुँ। आपको ह्यूमन डिपिक्शन मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम ने आकर इस चीज़ को टोटली कंडेम किया। उसके जवाब में जो मुस्लिम आर्टिज़न्स थे, जो मुस्लिम क्राफ्टमैनशिप थी, उन्होंने कैलीग्राफ़ी को प्रमोट किया। हुँ। उन्होंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को प्रमोट किया। उन्होंने फ्लोरल मोटिव्स को और हुँ। फ्लोरल डिज़ाइन्स को प्रमोट किया। तो इस्लामिक आर्ट या एंटीक्विटीज़ में चाहे वो मेटल वेयर है, चाहे वो पॉटरी है, चाहे वो कारपेट्स हैं, आपको एक कैलीग्राफ़ी आपको मिलेगी। चाहे वो पर्शियन में है, चाहे वो अरेबिक है और साथ-साथ आपको फ्लोरल मोटिव्स मिलेंगे, स्क्रोल पैटर्न्स मिलेंगे आपको। तो ये एक बड़ी वाज़िया निशानियाँ हैं इस्लामिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट को जज करने की। हुँ। जो फिगरल आर्ट है, वो आपका या ह्यूमन फिगर डिपिक्शन है, वो आपको नॉन इस्लामिक आर्ट में ज़्यादा मिलती है। हिंदू आर्ट है, बुद्धिस्ट आर्ट है, जैन आर्ट है। लेकिन इस्लामिक आर्ट और उसके बाद ये भी हुआ कि जब इस खित्ते में मुस्लिम्स आए, तो उनका एक जो एस्थेटिक सेंस थी, जो ज़ौक था, वो बड़ा आला दर्जे का था। हुँ। तो जो कुछ उन्होंने उनके अपने माइंड के ज़रिए अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट में प्रोड्यूस किया, तो वो आपको देख के पता लग जाएगा दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्ट एंड बिल्कुल, नो क्राफ्ट। डाउट। और इवन आज भी अगर हम और कहीं ज़्यादा दूर ना जाएँ, अंदरून का ज़िक्र करें, मस्जिद वज़ीर ख़ान, बादशाही मस्जिद, इनके अंदर जो आर्ट किया गया है, जिस तरीके से फ्लोरा और फ़ाना को डिपिक्ट किया गया है, जिस तरीके से काशीकारी का काम है, नक्शी का काम किया हुआ है, तो वो दीदनी है। और आज भी जो नौजवान नस्ल भी है, वो देख के उसको उसी तरीके से अट्रैक्ट होती है, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग अट्रैक्ट होते थे। जी, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में कई ऐसे बिल्डिंग डेकोरेशंस हैं, हुँ। जो कि मुस्लिम से पहले या मुग़ल से पहले इस खित्ते में राइज नहीं थी। जिस तरह डोम की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उससे पहले हुँ। यहाँ के लोग डोम आर्किटेक्चर से वाकिफ़ नहीं थे। मुस्लिम्स ने यहाँ पर आके डबल डोम और एकेरे गुंबद उनको इंट्रोड्यूस करवाया। इसी हुँ। तरह चहारबाग स्कीम का इंट्रोडक्शन होना और इसके अलावा कैलीग्राफी, पिटाडोरा वर्क, स्टको वर्क, ट्रेलिस वर्क, ये सब चीज़ें जो आपको इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में जा मिलती हैं। हुँ। आपने जैसे लॉर्ड वज़ीर खान मस्जिद का ज़िक्र किया, तो वज़ीर खान मस्जिद इज़ अ बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज या मुग़ल हेरिटेज जिसको आप कह बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इसके एक-एक इंच के ऊपर आपको डेकोरेशन मिलती है, चाहे और वो झलक स्टको वर्क नज़र है, आती है आपको। आपको झलक नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा ही आप है। जैसे ही एंटर होते हैं, तो वो मुग़ल मॉन्यूमेंट की जो एक वाइडर लुक होती है, जो सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर होता है, जिसके ऊपर बिल्डिंग डेकोरेशन होती है, वो आपको खुद ही बता देती है कि जी मैं इस्लामिक हेरिटेज हूँ या मेरा ताल्लुक हुँ। मुग़ल हेरिटेज के साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर क्या यही वजह है कि इस्लामिक आर्ट में कैलीग्राफी की बहुत ज़्यादा अहमियत है? जी, बिल्कुल, चूँकि कैलीग्राफ़ी में हम आपको ज़्यादातर इस्लामिक कुरानिक वर्सेस आपको कैलीग्राफ हुई हुई मिलेंगी। हुँ। तो मुसलमानों का हमारे लिए तो वैसे भी एक कुरान मजीद या उसकी आयात बिल्कुल, या उनके अरबी साथ में है। हमारा एक या अरबी लैंग्वेज के साथ हमारा हुँ। एक रिलीजियस कनेक्शन है, कनेक्शन बिल्कुल। बन जाता है, एक मेंटली और दिली कनेक्शन बन जाता हुँ। है। तो इसमें नो डाउट जो जितना भी इस्लामिक आर्ट है, उसमें कैलीग्राफ़ी को ख़ास तौर पे प्रमोट किया गया और इसलिए तो इसको मदर ऑफ ऑल आर्ट्स भी कहते हैं। हुँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम कैलीग्राफी तो कुफिक स्क्रिप्ट वगैरह इनिशियल हमें स्टेज पे हमें मिलता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुफिक स्क्रिप्ट है, तुगरा स्टाइल है, नक्श स्कूल है, तो ये जो डिफरेंट वेरिएशंस
और डेवलपमेंट हुई है कैलीग्राफी में, ये हमें इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हमें ना सिर्फ इस्लामिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मिलती है, बल्कि म्यूज़ियम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ जो इस्लामिक हेरिटेज है उनके ऊपर इसकी जाब डिपिक्शन हमें नज़र आती है। ज़बरदस्त। तो सर बैक टू इस्लामिक गैलरी और हम देखते हैं कि गैलरी की जो दीवारें हैं या शोकेसेस से ऊपर सादिक़ैन के म्यूरल्स जो हैं वो आवेज़ा हैं। तो मुझे एक तो उन म्यूरल्स के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, मुझे भी, मेरे देखने वालों को भी, और साथ-साथ हमें ये बताएँ कि क्या सादिक़ैन ने ये तमाम तर म्यूरल्स यहीं लाहौर म्यूज़ियम में बनाए थे? और कब ये म्यूरल्स इस गैलरी की ज़ीनत बने, या ये कह लें हम कि इन म्यूरल्स ने इस गैलरी को ज़ीनत कब बख्शी थी? सादिक़ैन जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी आर्ट में, और उनके बनाए हुए शाहकारे और फन पारे पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो सादिक़ैन ने जब वो पाकिस्तान में थे तो अपने दौर में मुख्तलिफ अवामी बिल्डिंग्स और सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर भी काम किया। तो इतने इस अरसे में जब वो लाहौर म्यूज़ियम में रिहाइश पसीर थे, तो उस दौरान उनको ख़्याल आया कि मुझे लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामिक गैलरी के लिए कोई ना कोई फ़न पारा, कोई शाहकार तैयार करना चाहिए। और लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामिक गैलरी को ये शर्फ़ हासिल है कि इसी गैलरी के फ़र्श के ऊपर बैठकर सादिक़ैन साहब ने अपने ये तमाम शाहकार तैयार किए। क्या बात है! जिसमें आपको इसमें हुस्ना नज़र आते हैं, इसमें मुहम्मदी नज़र आते हैं। इसके अलावा आपको कुरानी आयात, कुरानिक सूरतें आपको बड़ी खूबसूरती के साथ डिपिक्ट हुई सो हुई नज़र इवन आती हैं। हमें इस्लामिक गैलरी के शोकेसेस देखें तो हमें उसके ऊपर सूरह यासीन भी नज़र आती है जो लिखी गई थी सादिक़ैन की तरफ से। जी, बिल्कुल। ये एक अलग मास्टरपीस है, और उसकी ख़ुसूसियात ये हैं कि जब सूरह यासीन को लिखना स्टार्ट किया गया, तो जब वो सूरत एंड हुई, तो पैनल का भी एंड हो चुका हुआ था। दैट मीन्स कि इससे आप आर्टिस्ट की एक परफेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते बिल्कुल। हैं, क्योंकि उस टाइम तो इतना एआई और ये चीज़ें नहीं थी, तो एक आर्टिस्ट का माइंड ही था कि अब उस काम में आप देखते हैं जो आप ज़िक्र कर रही हैं इसका सूरह यासीन का, इसमें आपको कहीं भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कहीं पे नून को ज़रा लंबा खींच दिया गया है जगह को पूरा करने के लिए, या फिर बे को छोटा बना दिया गया है। प्रॉपर सिमेट्री नज़र आपको एक आती है हमें। सिमेट्रिकल कैलीग्राफी नज़र आती है आपको। तो ये एक सादिक़ैन साहब जैसे ही आर्टिस्ट का माइंड ही हो सकता है, इस तरह की कैलीग्राफी करना। सो किसी भी इलाके में फ़न और दस्तकारी को पनपने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी होती है आपकी नज़र में? देखिए, ये जब हम फ़न और दस्तकारी की बात करते हैं, तो ये सबसे इनिशियल चीज़ें थीं जो कि इंसान ने क्रिएट की अपनी ज़रूरत के तहत। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फ़न दस्तकारी में जैसे आप जानती हैं ज़्यादातर कुदरती मटेरियल इस्तेमाल होता है एज़ अ रॉ मटेरियल, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो मेटल है। तो जब इंसान वजूद में आया और वो गारों की ज़िंदगी से निकला, उसको जो मटेरियल नज़र आया, चाहे वो पत्थर था, चाहे वो मिट्टी थी, चाहे वो लकड़ी थी, उसने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी ज़रूरत पर रखी अशिया बनाने के लिए। आज भी आप देखते हैं जहाँ पर जिस इलाके में दरख्तों की बहुतात होगी, वहाँ पर आपको जो है लकड़ी के काम करने वाले बेहतरीन आपको कारीगर मिलेंगे आपको। जो दरियाई इलाके हैं हमारे पंजाब में या सिंध में ख़ास तौर पे, दरियाओं के पास रहने वाली भी जो आबादियाँ हैं, वहाँ पे आपको बेहतरीन कुम्हार मिलेंगे आपको। इसी तरह आप टेक्सला की मिसाल ले लीजिए। टेक्सला शुरू से ही एक पहाड़ी इलाका रहा है, जहाँ पर पत्थर और चट्टानें मौजूद हैं, और इसी वजह से जो टेक्सला के में मौजूद आर्टिज़न्स थे, उन्होंने उसी पत्थर को इस्तेमाल करके बेहतरीन शाहकार गंधारा आर्ट और आर्किटेक्चर तैयार किया, जो कि आज हमें स्टूपास, मोनेस्ट्रीज़ और स्कल्पचर्स की सूरत में नज़र आता है। और इसी तरह जिस तरह हमारा पंजाब का एक इलाका है सिलांवाली, तो मैं वहाँ पर काम कर रहा था, तो वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त वुड वर्कर्स मौजूद हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसी इलाके को क्यों सेलेक्ट किया आपने? तो उन्होंने कहा कि जब हम हिजरत करके आए यहाँ पर, तो इस इलाके में शीशम के दरख्तों की बहुतात थी। तो साथ हमारा काम जो हम इंडिया में कर रहे थे वो भी था। तो हमने कहा कि हम क्यों ना, हमारे पास हुनर भी है, काबिलियत भी है और कुदरती मटेरियल भी मौजूद है बेशुमार। तो उन्होंने उसी इलाके को इंतखाब किया अपना सेंटर बनाने के लिए, और वहाँ के जो दरख्त थे, वहाँ की जो लकड़ी थी कुदरती पैदावार की, उसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए इस्तेमाल किया। तो आज आप देखते हैं कि सिलांवाली में एक
ठीक ठाक आबादी है वुड क्राफ्टमैनशिप की। तो ये मैं समझता हूँ कि जो नेचुरल मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इलाके में फ़न और सकाफ़त या फ़न और दस्तकारी को पनपने के लिए। सर, तो क्या यही वजह है कि जितने भी एलिमेंट्स का भी आप ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी कमी की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि उस लेवल की फ़न और दस्तकारी जो है वो नहीं हो रही और ये जो फ़ील्ड है एक ज़वाल का शिकार है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है। पहले जब आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोड्यूस होता था तो वो चूँकि इंसानी हाथ उसमें लगे होते थे, तो वो अपना एक टाइम टेकिंग वर्क होता था। महीना भी लग जाता था किसी चीज़ को तैयार करने के लिए, 2 महीने भी लग जाते थे किसी चीज़ को तैयार करने के लिए। 18वीं सदी में एक कश्मीरी शॉल को तैयार करने के लिए 6 महीने भी लगा करते थे। 6 महीने 6 महीने एक शॉल को एक रेडी शॉल होने को तैयार करने के लिए और 10 से 12 लोगों का वो लेबर होती थी जो अटैच होती थी एक शॉल को तैयार करने के लिए। अब मेरा ख्याल है किसके पास टाइम है इतना कि उसने एक शॉल बनवानी है तो वो 6 महीने तक वेट करेगा या वो इतनी अब जब टाइम लग रहा है एक शॉल के ऊपर लेबर लग रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है उसकी। बिल्कुल ठीक ऐसे है। अब लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई है। लोग इन चीज़ों के ऊपर इतना पैसा स्पेंड करना ज़रूरी नहीं समझते और उनकी ज़रूरत रही भी नहीं है। जब एक चीज़ आपको मार्केट से विदिन अ आवर्स या विदिन अ डेज़ मिल रही है और वही चीज़ अगर कोई रवायती दस्तकार 1 महीने में या 2 महीने में तैयार कर रहा है, तो आपको उसके वाज़ह आपको टाइम टेकिंग भी है, कॉस्ट भी है उसमें, तो लोग उस तरफ नहीं जाते। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे हमारे यहाँ डिमांड कम हुई, सप्लाई कम हुई, लोगों का रुझान चेंज हुआ है, इन्फ्लुएंस आया है मॉडर्न वर्ल्ड का, तो वैसे-वैसे हमारे जो रवायती दस्तकारी है वो ज़वाल पज़ीर का शिकार हुई है। अच्छा सर, तो आपको क्या लगता है, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से वो जो एस्थेटिक है, वो जो बारीकी है, वो जो खूबसूरती है, वो भी ख़त्म होती जा रही है कहीं? डेफ़िनेटली अब खूबसूरती तो आप कंप्यूटर के ज़रिए या एआई के ज़रिए बेशुमार आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो खूबसूरती, जो परफ़ेक्शन इंसानी हाथ क्रिएट करते रहे हैं, उनकी तो आप किसी चीज़ से आप मुआवज़ा नहीं कर सकते हैं आप। क्योंकि एक चीज़ जो इंसानी ज़हन ने क्रिएट की है, फिर उसको अपने ज़हन के अंदर जो चीज़ चल रही है, उसको अपने हाथों के ज़रिए उस जगह पे उतारा है उसने, अपने फ़न पारे को बनाया है। तो वो चीज़ तो कभी भी आप उसको रिलेट नहीं कर सकते मॉडर्न वर्ल्ड के क्राफ्टमैनशिप के साथ या बिल्कुल वो आजकल जो डिजिटल क्राफ्टमैनशिप चल रही है उसके बिल्कुल ऐसे साथ। ही है, जैसे वो कहते भी हैं, अक्सर कारीगर कहते हैं कि हमने इस चीज़ के अंदर अपना दिल डाल दिया दिल है। डाल दिया है, तो वो बिल्कुल। अपनी वो सारी फीलिंग्स वो डिपिक्ट करते हैं अपनी उस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सर, अगर हम इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी की बात करें, तो उस कलेक्शन में आपके पास एस्ट्रोलैब मौजूद है। तो उसके साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी मुझे बताएँ और ये बताएँ कि ये किस सिलसिले के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसको बनाने के लिए क्या वो डिफरेंट टेक्नीक्स थी जो ज़हन में रखी जाती थी? जी, बिल्कुल, एस्ट्रोलैब अगर इस्लामिक कलेक्शन में अगर सबसे कोई रिमार्केबल चीज़ है, मैं समझता हूँ वो एस्ट्रोलैब है। एस्ट्रोलैब का जो वर्ड है, ये आपको उर्दू में, फ़ारसी में, अरबिक में, यूनानी में, ये इंग्लिश में ये अस्तर-लाब भी कहा जाता है, एस्ट्रोलैब भी कहा जाता है। लेकिन बेसिकली ये यूनानी वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है सितारों को पकड़ना। ठीक है। बेसिकली अस्तर का मतलब सितारा हुँ, और लाभ का मतलब उसको पकड़ना। ठीक है। यानी कि जिस हम वो एक उर्दू में एक मुहावरा है सितारों पे कमंड डालना। तो ये बिल्कुल ये एक वही चीज़ है कि आप सितारों का नॉलेज जानते हैं, सितारों के बारे में इल्म हासिल करते हैं। इसका एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है फ़ल्कियात के साथ और इल्म नजूम के साथ। मतलब ये तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता जी, था? बिल्कुल और ओके। बल्कि सिर्फ़ इसमें नहीं, ये एक मल्टी फ़ंक्शनल चीज़ रही है ये। शुरू-शुरू में तो इसका इस्तेमाल तब हुआ जब लोग समुद्रों में सफ़र करते थे या मुश्किल रास्तों पे दूर-दराज़ इलाकों में सफ़र करते थे, तो उनको फिर डायरेक्शन जानने के लिए, एक शहर से दूसरे इलाके तक जाने के लिए या टाइम नोट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें वक़्त की ज़रूरत के साथ-साथ बहुत सारी रिफ़ाइनमेंट आती गई। जब मुस्लिम्स ने इस शोबे को अडॉप्ट किया स्लैब मेकिंग के शोबे को, तो उन्होंने इसमें खाना काबा की डायरेक्शन मालूम करना या 5 नमाज़ों की टाइमिंग मालूम करना, वो तक इससे काम लिए हैं। आज हम देखते हैं कि 18वीं सदी तक एस्ट्रोलैब जो है वो ना सिर्फ़ समुंदर में सफ़र करने के लिए या रेगिस्तानों में सफ़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा, बल्कि
दरिया का बहाव मालूम करने के लिए, किसी भी इमारत की हाइट मालूम करने के लिए, या ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करने के लिए, अच्छा। या कुएँ की डेप्थ मालूम करने के लिए, हुँ। इस तरह की कैलकुलेशंस भी एस्ट्रोलैब के ज़रिए ली जाती रही हैं। इवन कि कहते हैं कि अल-बिरूनी ने जब इस ख़ुत्ते अर्ज़ का साइज़ मापा या सेंटर पॉइंट मापा, तो उसने भी एस्ट्रोलैब ही का इस्तेमाल किया। ओके। तो हम ये नहीं कह सकते कि एस्ट्रोलैब साज़ी जो है वो मुस्लिम्स ने स्टार्ट की या इनकी इजाद है। हुँ। उससे पहले भी यूरोप में और इस्लामिक पीरियड में, अब्बासी पीरियड में एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल रहा है। हुँ। सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में हम ये क्रेडिट अगर देना चाहें तो हम हुमायूँ को दे सकते हैं कि हुमायूँ अपने साथ ईरान से ये इस टेक्नीक को, इस इल्म को लेकर आया, और जो सरपरस्ती उसके दौर में रही वो आगे तक शाहजहाँ के दौर तक चलती रही है। हुँ। और उस वक़्त जो पूरे बरसगीर में एस्ट्रोलैब बनाने वाले जो क्राफ्टमैनशिप डेवलप हुई, चाहे वो आगरा थी या वो लाहौर थी, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम हासिल किया। लाहौर का ज़िक्र करें तो लाहौर के बनाए गए एस्ट्रोलैब जो थे वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में। और अभी भी जो है वो लाहौर का जो एक इलाका है ख़ास, वो एस्ट्रोलैब साज़ी के हवाले से या मेटल वेयर के हवाले से ख़ास अहमियत का हामिल है। अच्छा, वो कौन-सा इलाका है? ये जो कोट अब्दुल मालिक का इलाका है, अच्छा। यहाँ पर अभी भी आपको बहुत सारे मेटल क्राफ्टमैनशिप मिलेगी, हुँ। और यहीं पर आपको किसी ज़माने में एस्ट्रोलैब मेकर्स भी आपको मिला करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे-जैसे, चूँकि जब ये चीज़ बनी या इंट्रोड्यूस हुई तब ये बड़ी एक लेटेस्ट टेक्नीक थी हुँ। बरसगीर में या मुस्लिम्स के लिए। व अब आप देखते हैं कि उससे कई मज़ीद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हुए मतलब हैं, आपको रास्ता मालूम करने के लिए, या टाइम मालूम करने के लिए, या ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करने के लिए, या पहाड़ की हाइट मालूम करने के लिए, आपके पास बहुत सारे और डिवाइसेज़ आ चुके हुए हैं। सर बिल्कुल, अभी जैसे आप ज़िक्र कर रहे थे, किब्ला की डायरेक्शन मालूम करने के लिए या 5 नमाज़ों के औकात मालूम करने के लिए भी इसी डिवाइस का इस्तेमाल होता था। तो आज अगर हम देखें तो हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम किब्ला की डायरेक्शन भी मालूम कर लेते हैं। हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नमाज़ों के औकात भी मालूम कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें जो हैं हम हमारी मोबाइल डिवाइसेज़ के अंदर जो है वो मौजूद हैं। सर नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसी गैलरी में हमें पेपर माशी की मुख्तलिफ़ नवादरात नज़र आती हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी और कितनी अहमियत की हामिल हैं ये नवादरात? सिर्फ पेपर माशी नहीं, लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामिक गैलरी में बहुत सारे ऐसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि एक पेपर माशी इज़ वन ऑफ देम। हुँ। पेपर माशी बेसिकली एक ये कश्मीरी ओरिजिनेटेड क्राफ्टमैन है। कुछ रवायात ये भी हैं कि इसका आपको जो ताल्लुक है वो ईरान के साथ और चाइना के साथ भी मिलता है, नज़र आता है। अच्छा। ये पेपर माशी, जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कागज़ के गुदे से ये काम किया जाता था, डेकोरेशन की जाती थी। और कश्मीर में इस काम को जो 11वीं सदी में जब हम देखते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के दौर में ख़ास तौर पे इसको एक सरपरस्ती मिली, हुँ। और उस दौर से अब तक बेशुमार क्राफ्टमैन, कश्मीरी क्राफ्टमैन, ना सिर्फ उन्होंने कश्मीर के माहौल को, कश्मीर के मौसम को, कश्मीर के एनवायरनमेंट को अपने काम में, हमें इसकी डिपिक्शन मिलती है हमें, बल्कि साथ-साथ कश्मीरी क्राफ्टमैन जहाँ भी गए, पूरे सग़ीर में आप देख लें तो, या रावलपिंडी है, या लाहौर है, या आगरा है, या मुल्तान है, तो वहाँ पे इस काम को अपने साथ लेकर गए। हुँ। लाहौर म्यूज़ियम में हमारे पास तकरीबन 91 स्पेसिमेंस मौजूद हैं पेपर माशी के हवाले से, जिसमें आपको पेन होल्डर्स भी मिलते हैं, कलमदान भी मिलते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस भी मिलते हैं आपको, वाजेज़ भी मिलते हैं आपको, बेशुमार आइटम इस तरह की, यानी कि जो भी चीज़ आप बनाना चाहें लकड़ी की, उसके ऊपर आप पेपर माशी का काम की जा सकती हैं। हुँ। लेकिन जैसे एस्ट्रोलैब के हवाले से आप बात कर रही थीं, इसी तरह पेपर माशी, जैसे-जैसे चीज़ों का इस्तेमाल मतरूक होता गया, हम इसी तरह उसी क्राफ्टमैनशिप का ज़वाल भी हम देखते गए हैं। हुँ। तो चूँकि अब आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है, प्लास्टिक, पेपर, शीशा, बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, तो अब आपको लकड़ी के काम की या उस तरह पेपर माशी की चीज़ों की, जो कि इतनी टाइम टेकिंग काम होता है, जिसके ऊपर एक डेलिकेट वर्क हुआ होता है, हुँ। जो कॉस्टली भी डेफिनिटली होगा, तो उसके वो फिर चीज़ें ऐसा-ऐसा ज़वाल पज़ीरी का शिकार हो सर चुकी हुई हम हैं। कदर खो देते हैं ना चीज़ों की। कदर खो जाते हैं चीज़ों की, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ही है। तो सर क्या आज के दौर में इसको बनाने वाले कुछ कारीगर मौजूद हैं और क्या अगर आज के दौर में ये काम हो रहा है, तो ये उसी नौइयत का हो रहा है जिस तरह का डिस्प्ले लाहौर म्यूज़ियम की इस गैलरी में मौजूद है? एक तो आपके सवाल के पहले इसी तरफ आते हैं
कि अब आजकल आपको पेपर माशी करने वाला कोई बंदा नहीं मिलता। अच्छा। 70s 80s तक तो ये काम मौजूद था। इस हम्म। काम को करने वाले हुनरमंद भी मौजूद थे, लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी। लेकिन चूँकि अब टाइम चेंज हो चुका हुआ है, जो क्राफ्टमैनशिप है, आगे जो उनकी औलादें हैं, वो उस काम को सीखने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो टाइम टेकिंग काम है। हम तो इससे कम टाइम में कहीं और पे काम करके हम ज़्यादा पैसा बेहतर कमा सकते हैं, हम्म। और फिर काम की डिमांड भी कम है। जो मतलूबा मटेरियल है, वो भी अवेलेबल नहीं है उस तरह का। तो अब हमें पेपर माशी का भी जो है क्राफ्टमैनशिप इतनी हमें नज़र नहीं आती। लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामिक कलेक्शन में जो हमारे पास पेपर माशी के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ये भी लाहौर में सनत नगर के इलाके में एक क्राफ्टमैन मौजूद थे पेपर माशी के 1980s में। हम्म। ये उनके ज़रिए लाहौर म्यूज़ियम की कलेक्शन में लाए गए थे। लेकिन अब अगर मैं जब ढूँढता हूँ तो मुझे एक कारीगर या एक क्राफ्टमैन नज़र नहीं आता पेपर तो माशी सर का। अगर हम जैसे अभी आपने जिक्र किया कश्मीर का, तो क्या कश्मीर में भी इस सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा? कश्मीर में काम हो रहा है, होता रहा है, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि वही उसी लेवल का काम होता रहा है। हम्म। विद द पैसेज ऑफ टाइम कामों में रिफाइनमेंट भी आई है। आपको कल्चरल इन्फ्लुएंस भी नज़र आते हैं, आपको हम्म। मॉडर्न इन्फ्लुएंस भी नज़र आते हैं। जो आपको जो डिज़ाइन्स, जो पैटर्न्स आपको 150 साल पहले, 200 साल पहले या 300 साल पहले क्राफ्ट में नज़र आते हम्म। थे, अब उनमें चेंजिंग आ चुकी हुई है। अब नए-नए आइडियाज़, नए-नए वेरिएशंस के साथ वो चीज़ें चल रही हैं। और आपको पेपर माशी की एक मौजूदा या मॉडर्न फॉर्म तो आपको किसी हद तक नज़र आ जाती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल काम था, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। क्योंकि हम्म। उसको करने के लिए जितना टाइम दरकार होता था, जितनी कॉस्ट होती थी, अब वो कोई नहीं अफ़ोर्ड कर पाता। अब वो टाइम नहीं है किसी के नहीं। पास, एक बड़ी फास्ट लाइफ चल रही है सबकी। अच्छा, अगर हम इस्लामिक गैलरी में मौजूद जो मुगल दौर के जूते हैं उनकी तरफ आए, और अगर हम उनको देखते हैं, मेरा ख्याल है ये गालिबन वही जूते हैं जिनका जिक्र आप पहले कर चुके हैं, जो आपको डोनेट किए गए थे। ये वही जूते हैं सर? एक उनमें से एक है। अच्छा, उनमें से एक है, हुँ। ठीक है। तो सर एक तो मुझे उन जूतों की अहमियत के बारे में बताएँ, और दूसरा ये कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे बाज़ारों में उस तरह के जूते हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जूते आज भी उसी बारीकी से, उसी खूबसूरती से और उसी मेहनत से बनाए जाते हैं, जिस तरह का डिस्प्ले यहाँ मौजूद है? जी, बिल्कुल, लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामिक कलेक्शन में ट्रेडिशनल फुटवियर की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। हुँ। इसकी वजह ये है क्योंकि नंबर 1 कि इस खित्ते में शुरू से ही लेदर की जो प्रोडक्शन है वो रही है। अब जूते बनाने के लिए बेसिक चीज़ आपको लेदर चाहिए होता है। हुँ। तो यहाँ पर गाय का लेदर या भैंस का लेदर जो कि आमतौर पे जूते बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी बहुतात रही है। इसलिए यहाँ पर इस खित्ते में जूते बनाने का फ़न या ट्रेडिशनल फुटवियर को डेवलप करना, ये एक बड़ा ख़ास अहमियत का हामिल रहा है। हुँ। मुग़ल दौर में जहाँ पे हम हर काम में, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो पॉटरी है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो जूते हैं, हम हर काम में रिफ़ाइनमेंट देखते हैं। इसी तरह एक ख़ास किस्म का जूता है, जिसे हम सलीम शाही खुसे के नाम से जानते तो हैं। उसकी क्या वजह है? वो उसको सलीम शाही बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि वो जो शहज़ादा सलीम था, वो बड़े शौक से उस स्टाइल के जूते पहनता था। अच्छा। तो उस शहज़ादा सलीम जो कि जहांगीर का निकनेम था, तो वो उसी के नाम से इसको सलीम शाही जूते कहे जाते हैं। हुँ। तो इसी तरह आज हम रीजनल क्राफ्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास मुल्तान के बने जूते, पेशावर की खेड़ियाँ, चारसता की चप्पल, सिंधी खेड़ी, हुँ। पेशावरी खेड़ी, ये सब हमें इसकी कसीर तादाद हमें नज़र आती है। और लाहौर म्यूज़ियम की इसी गैलरी में हमें जो है डिफरेंट जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स के साथ जूते मौजूद हैं, जिसमें आप तिल्लाकारी भी हुई हुई देखती हैं। हाफ दबके का काम, फुल दबके का काम वो हुँ। आप देखते हैं, जो कि उस वक़्त प्योरली हाथ से किए गए। अब भी जूतों के ऊपर काम हो रहा है, आप मार्केट में जाएँ तो आपको बड़े अच्छे जूते हाथ से बने मिल इवन जाते आप हैं, कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। लेकिन जो अब इसके बावजूद जो मैं समझता हूँ कि जो हाथ की सफाई या निफ़ासत या एस्थेटिक सेंस हुँ। पिछले लोगों में मौजूद थी, वो आज वो नहीं है। आज नहीं है। नो डाउट सर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। सर मुझे ये बताएँ कि इस्लामिक आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी की जब हम मुख्तलिफ नवादरात का ज़िक्र कर रहे हैं, अब आगे चल के हम डिफरेंट चीज़ों पे और भी बात करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि हमें इन सब चीज़ों में, इन तमाम नवादरात में एक ईरानी तर्ज़ नज़र आता है? देखिए, इसको हम बोलते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस। हुँ।
माजी में हम देखते हैं कि जब भी एक कौम दूसरी खित्ते में जाती है, चाहे वो उस पे कब्ज़ा करने के लिए जा रही है या उस जगह को अपने अंडर करने के लिए जा रही है, या फिर किसी भी एक जगह के लोग दूसरी जगह के ट्रैवल करते हैं या माइग्रेट करते हैं, तो वो अपने साथ या फ़ौजें आमतौर पे जिस तरह करती हैं, हुँ, तो उनके साथ सिर्फ़ सिपाही नहीं होते, उनके साथ पास सिर्फ़ असला नहीं होता। उनके पास शुरा भी होते हैं, हुँ, अदीब भी होते हैं, आर्टिज़न्स भी होते हैं, पोएट भी होते हैं। तो इन लोगों के अंदर से क्या लिखारी भी होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो एक इलाके का जो कल्चर है, वो दूसरे इलाके तक पहुँच जाता है। ये जो आपने ईरानी इन्फ्लुएंस की बात की, इसकी वजह भी यही थी, जो मुगल्स जब आए, तो वहाँ वो बरसग़ीर में बहुत सारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट अपने साथ लेकर आए, जिनके ऊपर हमें वाज़िया तौर पर सेंट्रल एशिया या जिसे हम वस्ती एशिया कहते हैं, और एक पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है, सिर्फ़ मुगलों की वजह से, क्योंकि मुगल्स इन इलाकों से बिलॉन्ग करते थे। और हुँ, मुगल पीरियड में जितने भी पेंटिंग डेवलप हुई या कारपेट्स डेवलप हुए या जूते भी डेवलप हुए या पॉटरी डेवलप हुई या ज्वेलरी या मेटलवेयर, यही वजह है कि सबके ऊपर आपको बड़ा वाज़िया तौर पर एक ईरानी और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस नज़र आता है आपको। ठीक है। सर ब्लू पोट्री की तरफ हम आते हैं। ब्लू पोट्री भी लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामिक गैलरी में बड़ी वाज़ेह नज़र आती है हमें, और अगर आज के दौर की हम बात करें तो मुल्तान वाली साइड या उसके जो नवाही इलाके हैं, वहाँ पे आज भी ये काम होता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं आज के काम को, अगर उस काम से कंपेयर किया जाए, जो यहाँ डिस्प्ले है, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है और इन नवादरात की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? जी, बिल्कुल। मुगल पीरियड में जहाँ पर हमें आर्ट्स, क्राफ्ट हमें नज़र आता है, वहाँ पे हमें आर्किटेक्चर भी नज़र आता है। हुँ, जो बेस्ट आर्किटेक्चर डेवलप हुआ मुगल दौर में, या जो बेस्ट डेकोरेटिव एलिमेंट्स डेवलप हुए, या बिल्डिंग क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं वो डेवलप हुए, वो हमें मुगल दौर में नज़र आती हैं। हुँ, जैसे कि आप ब्लू पॉटरी की बात करी, रोहनी टाइलों की बात करी हैं आप, तो हमें ख़ास तौर पर सदरन पंजाब के इलाके में, सिंध के इलाके में हमें ब्लू टाइल्स का काम या ब्लू पॉटरी हमें वाज़ह नज़र आती है। सिंध के इलाके में या जनूबी पंजाब के इलाके में, जैसे मुल्तान की मोनूमेंट्स हैं, बाउद्दीन सिकरिया का मोनूमेंट है, तो ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं ब्लू टाइल वर्क की हमारे पास मौजूद है। इसी तरह इंडिया में बुलंद हिसार का इलाका है, सिंध में ठट्टा का हाला का इलाका है, तो ये सेंटर्स मशहूर हुए मुग़ल दौर से ही, अपनी ब्लू पॉटरी के हवाले से और रोनी हुँ, टाइलों के हवाले से। ठीक है। आज हम देखते हैं कि अगर आप सफ़र करें, तो ये अब एक शिनाख्त बन चुकी है एक इलाके की। हुँ। ब्लू रंग जो है वो एक ईरानी इन्फ्लुएंस का, क्योंकि ईरानी आर्किटेक्चर में या उनके कल्चर में आपको ब्लू रंग ये बहुत आपका नुमायाँ नज़र नुमाया आता नज़र है, आएगा बिल्कुल आपको। ऐसा ही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये इन्फ्लुएंस वहाँ से ही आया है सारा। हुँ, तो आज आप देखते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं मुल्तान की तरफ या सिंध की तरफ, तो आपको जा-बजा अभी तक ब्लू टाइल वर्क नज़र आती हैं। लेकिन डेफ़िनिटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त के साथ-साथ उसमें रिफ़ाइनमेंट भी आई है, उसके अंदाज़ भी मुख़्तलिफ़ जैसे वो इल्लामा इक़बाल का शेर भी है ना, ज़माने के अंदाज़ बदले गए। तो अब आपको जो ट्रेडिशनल वर्क 200-300 साल पहले हो रहा था, जो कि ख़ास ब ब टाइल वर्क के से मंसूब था, हुँ। वो उसमें आपको डिफरेंट डेकोरेटिव एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, नज़र आते हैं, डिफरेंट अशिया और भी मिलती, ब्लू पॉटरी भी आपको मिलती हैं, नज़र आती हैं। लेकिन पहले ये बर्तनों की हद तक ही और रोगनी टाइलों की बनावट की हद तक ही महदूद था। सर बिल्कुल, जिस तरीके से आप मुल्तानी टाइल्स का ज़िक्र कर रहे हैं कि आज भी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी एक मिसाल हमें लाहौर म्यूज़ियम में भी नज़र आती है कि जो इसकी मिनिएचर पेंटिंग गैलरी है, उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर मुल्तानी टाइल्स लगाई गई हैं दीवार पे। इवन जेन गैलरी की एंट्रेंस पे भी हमें मुल्तानी टाइल्स देखने को मिलती हैं। ये वजह यही है बेसिकली कि लाहौर म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग है, वो तो बेसिकली एक कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग है। हुँ, बड़ा ज़बरदस्त उसमें आपको ब्रिटिश पीरियड के असरात आपको मिलते नज़र आते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे-जैसे आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें इस्लामिक विरसे या इस्लामिक हेरिटेज का टच देने के लिए उसमें ये एडिशन की गई है। हुँ, तो उस वक़्त जो जिन जगहों पर ज़रा फिगरल आर्ट था या डिपिक्शन थी फिगर्स की, तो उनको रिप्लेस करके फिर इनको इनको इसी लाहौर म्यूज़ियम की इमारत को इस्लामिक टाइल्स के साथ डेकोरेट किया गया, ताकि एक इस बिल्डिंग में एक इस्लामिक टच या इस्लामिक हेरिटेज की डिपिक्शन भी वाज़िह हो जाए, नज़र आ जाए। ज़बरदस्त। सर बैक टू गैलरी,
और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर की बड़ी खूबसूरत नवादरात मौजूद हैं और उनके ऊपर बड़ा खूबसूरत और बड़ा बारीक नक्श निगारी का काम भी किया गया है। ये जो नवादरात हैं, ये किस टाइम पीरियड में लाहौर म्यूजियम का हिस्सा बने? ये जो मेटल वेट आप देखते हैं, इसमें सिर्फ तांबा नहीं, इसमें कांसी, पीतल, चांदी, ये तीनों मेटल्स आपको इसमें मिलेंगे, नजर आएंगे। बात फिर वहीं पे आ जाती है, मेटल वेट तो पहले भी मौजूद था, होता रहा, लेकिन मुगल्स के दौर में हम देखते हैं जो रिफाइनमेंट काम में आ गया है मेटल वेयर में, चाहे वो एम्बोस वर्क है, चाहे वो एनामल वर्क है, चाहे वो किसी भी तरह की और डेकोरेशन है, बिदरी का काम है, जब आप जैसे देख लें। तो चूंकि अब ये काम मतरूक हो चुका हुआ है, ख़त्म हो चुका हुआ है, इसके बनाने वाले बहुत कम रह गए हैं, तो हमें इसके बड़े मास्टर पीसेस हमें इस्लामिक कलेक्शन में नज़र आते हैं। जिस तरह एक बिदरी का काम है, ये वो लोग थे जो इंडिया में एक इलाका है बिदर, उस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा। और और यहाँ पर आके उन्होंने अपने इस काम को, इस टेक्निक को बिदरी का काम का नाम दिया। सर कोई और खास फर्क था इनके काम में? खास फर्क नहीं था, लेकिन ये चूंकि प्योर चांदी के ऊपर होता है, और अब चूंकि उस तरह के बर्तन, उस तरह की टेक्निक, उस तरह के आर्टिसन मौजूद ही नहीं है, तो अभी काम मतरूक हो चुका हुआ है। अच्छा, वैसे सर अभी जैसे हम कॉपर का जिक्र कर रहे हैं या कॉपर की मुख्तलिफ नवादरात का जिक्र कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि लाहौर में आज भी कसेरा बाजार है, जहाँ पर उसी नौयत का तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता उसके करीब करीब काम आज भी हो रहा है। और आप उसके रेट्स जान के बड़े परेशान हो जाएंगे कि आपको एक ग्लास जो है खाली वो 7 से 8 हज़ार रुपए का मिलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बरसगीर ये कई ऐसे शहर हैं जो कि बड़े बड़े क्राफ्टमैनशिप के सेंटर्स रहे हैं। अगर लाहौर की आपने बात की, लाहौर की मिसाल ले लें, तो लाहौर जो है वो एक कल्चरल और हिस्टोरिकल सिटी के तौर पे तो मौजूद रहा, लेकिन मुग़ल दौर में ख़ास तौर पे लाहौर को सरपरस्ती करने का मौका मिला मुख्तलिफ फ़नून का, जिसमें हम देखते हैं कि लाहौर कारपेट वीविंग का सेंटर के तौर पे काम करता रहा, वुड वर्क का बड़ा सेंटर रहा लाहौर, और साथ साथ मेटल वेयर का बड़ा यूनिक सेंटर रहा लाहौर। ये जो आपने कसीरा बाज़ार का जिक्र किया, अंदरून लाहौर में जा बजा क्राफ्टमैनशिप मौजूद थे मेटल वेयर पे काम करने के लिए, लेकिन चूंकि बात फिर वहीं पे आ जाती है, अब चूंकि इस्तेमाल ख़त्म हो चुका हुआ है, अब हम अगर कोई मेटल वेयर की कोई चीज़, कोई ग्लास, कोई वॉज, कोई गुलदान देखते हैं, तो हमारे ज़हन में सिर्फ और सिर्फ उसका एक इस्तेमाल डेकोरेटिव पर्पस ही है बस। हमने अपने डेकोरेशन में सजाना होता है, हम उसको इस्तेमाल में नहीं लेकर आते। सर थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो सीएम साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा, वो आज भी कॉपर के ग्लास में पानी पीती हैं, या कोई भी जो उन्होंने मशरूब पीना होता है वो कॉपर के ग्लास का इंतखाब करती हैं। और अक्सर हम उनकी डिफरेंट वीडियोस, पिक्चर्स में देखते हैं कि उन्होंने हाथ में एक कॉपर का ग्लास पकड़ा होता है। देखिए इसकी वजह ये है कि जो मेटल वेयर है, या मेटल की बनी पीतल या कॉपर की बनी चीज़ें हैं, उनके अंदर अगर आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे आप, तो ये बड़ा ह्यूमन फ्रेंडली मेटल होता है। ये आपकी सेहत पे भी बड़ा अच्छा असर डालता है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों से पाक भी रखता है। अगर ख़ास तौर पे मैं उसका खैरपुर टामिया वाले के मेटल वेयर का जिक्र करूं, तो वहाँ पे जो मेटल वेयर बनाया जाता है वो ख़ास तौर पे अस्थमा के मरीजों के लिए बड़ा मुफीद है। अच्छा। तो अभी आप ये देख लें कि जब तक लोग मेटल वेयर को इस्तेमाल करते रहे पानी के गिलास के तौर पे, या हम अपने बचपन में भी देखते हैं, हमारी जो नानियाँ दादियाँ या वालदा थी, वो हांडी भी जो बनानी है वो भी उसने पीतल की हांडी होती थी, बिल्कुल ऐसे और ही है। जो डोई है वो लकड़ी की होती थी। जो पानी पीने गिलास है या जो प्लेट है या जो कोई भी चीज़, तो उससे वो जर्म्स को जो है वो किल करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि मेटल होता है ना, उसके असरात होते हैं। तो अब जैसे मेटल को रिप्लेस कर चुका हुआ है प्लास्टिक या और कोई चीज़, तो वो इसलिए तो हमारे यहाँ आम तौर पे यंग लोगों में ही ब्लड प्रेशर और शुगर और कैंसर जैसी मूजी बीमारियां फैल रही हैं, कि अब हम टिपिकल मटेरियल से निकलकर, हम मिट्टी से निकलकर, लकड़ी से निकलकर, मेटल से निकलकर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए हैं, इस प्लास्टिक की तरफ चले गए हैं, जिसके मुझे सेहत भी हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेटल की बनी हुई कोई चीज़, कोई बर्तन के इस्तेमाल से
आप ना सिर्फ सेहतमंद रह सकते हैं, बल्कि जो टेस्ट होता है वो भी आपका बड़ा अच्छा डेवलप होता है। ओरिजिनल टेस्ट रहता है। ओरिजिनल टेस्ट। अगर ठीक एक है। चीज़ कोई भी चीज़ है, वो कोई प्लेट है, वो अगर मेटल की बनी कोई चीज़ में आप खाएँगी या मिट्टी के बना बर्तन में कोई चीज़ खाएँगी और जो मौजूदा मेटल चल रहा है उसमें आप खाएँगे, तो आपको टेस्ट में वाज़ह फ़र्क दोनों नज़र के आएगा जायके में आपको। फ़र्क होता है। फ़र्क नज़र आएगा बिल्कुल आपको। ऐसा ही है। सर, जहाँ हम ज़िक्र कर रहे हैं पोएट्री का, तो लाहौर म्यूज़ियम की इस्लामिक गैलरी में मुख्तलिफ़ तरह की पोएट्री मौजूद है। उसके बारे में कुछ बताएँ आप? पॉटरी जो है, अगर इसको सबसे कदीम फ़न कहा जाए तो ये बिल्कुल बेजा ना होगा। उसकी वजह यही है कि ये इलाके हमारे शुरू से ही दरियाओं के इलाके रहे हैं हुँ, और पॉटरी की डेवलपमेंट के लिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे जो बेसिक मटेरियल है वो आपका मिट्टी, हुँ, जो कि दरियाओं से हासिल की जाती है। तो यही वजह है कि हमारा ये खित्ता जो है शुरू से पॉटरी मेकिंग, पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग या कुम्हार यहाँ पर रहे हैं और ये हमें हड़प्पा के ही दौर से ही हमें मिट्टी के बर्तन बनते नज़र आते हैं। हर दौर में बनते रहे हैं। इस्लामिक गैलरी की जो कलेक्शन में जो पॉटरी मौजूद है उसमें आपको बड़ी यूनिक पॉटरी आपको नज़र आती है। सबसे पहले जो आप देखते हैं वो भंबोर की पॉटरी है। भंभोर। भंबोर। सर, ये कहाँ से थी? ताल्लुक़ रखती थी पोएट्री? जी, भंबोर जो है वो एक हिस्टोरिकल शहर था सिंध के अंदर, कराची के पास ही है हुँ, और दैट वाज़ फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। और बंबोर को एक ये शर्फ भी हासिल है कि ये हमारी जो फर्स्ट इस्लामिक आर्कियोलॉजिकल साइट है। हुँ, उससे पहले जो हम साइट्स देखते हैं वो या तो बुद्धिस्ट पीरियड की हैं या वो हिंदू पीरियड की हैं या जैन पीरियड की हैं। हुँ, लेकिन भंबोर जो फर्स्ट साइट है इस्लामिक पीरियड की वो भंबोर है। उससे हमें जो बर्तन मिले, वो हमें ना सिर्फ़ उस दौर के अज़ीम पॉटरी टेक्नीक्स का पता बताते हैं, बल्कि हमें रुझान का भी पता चलता है कि उस दौर से अब तक पॉटरी मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग के क्या रुझानात रहे हैं हुँ, और मुस्लिम्स ने आकर इस फ़न को कैसे अरूज पहुँचाया। आज हमारे पास ना सिर्फ़ ब्लू पॉटरी भी मौजूद है, हमारे पास बंभोर की पॉटरी भी मौजूद है और हमारे पास कागज़ी पॉटरी जिसे हम बोलते हैं, वो भी मौजूद है जो कि अहमदपुर शर्किया से बिलॉन्ग करती है। अच्छा। तो ये पोएट्री का फ़न, उसमें इतने वेरिएशंस आना, उसमें इतनी डेवलपमेंट होनी, डिफरेंट इलाके सेंटर्स के तौर पे मौजूद होने, तो ये सब मिलकर हमारी जो इस्लामिक गैलरी की जो पोएट्री सेक्शन है, उसको बड़ा एक रिच सेक्शन बना देती नो डाउट सर। हम मूव करते हैं हमारे गैलरी में मौजूद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, जहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े साइज़ का सितार मौजूद है। वहीं पर छोटे-छोटे सितार भी हैं। एक मोर की शक्ल का सितार भी हमें नज़र आता है, सागर वीणा है, इसके अलावा सारंगी है। एक तो इसके बारे में मुझे बताएँ, इनको बनाने वाले कौन लोग थे? और कौन लोग थे जो इन तमाम तर साज़ों का इस्तेमाल करते थे? साज़, मौसीकी, आलाते मौसीकी ये तो शुरू से ही इंसान का साथी रहे हैं। हुँ, इवन कि आप प्रीहिस्टोरिक पीरियड में भी देख लें आप, तो कुछ ना कुछ अपने साथ वो अपने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखते थे साथ उसको बजाने के लिए, जैसे सुर निकलें या संगीत निकले। इससे पहले भी इस खित्ते में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं। हिंदुइज़्म में हमें बड़ा इसका वाज़ह असर मिलता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। हुँ, इवन कि हमें गंधारा आर्ट में भी हमें बहुत सारी डिपिक्शन मिलती है आर्टिज़न्स की, हुँ, जिन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उठाए हुए हैं। मुस्लिम्स अपने दौर में, चाहे वो जब वो यूरोप में रहे या वो जब अफ्रीका में या सेंट्रल एशिया में रहे, तो उन्होंने बहुत सारी म्यूज़िक के ऊपर भी काम भी किया। अल-फ़राबी, अल-किंदी, इनके बड़े मकालमे भी मौजूद हैं हुँ, जिन्होंने मौसीकी के हवाले से लिखे। और फिर जब यही फ़न मुसलमानों के साथ बरसग़ीर में आया, तो इसको एक मज़ीद उरूज बख्शा गया इसको। हुँ। इसका सिरा मैं ये समझता हूँ कि अमीर खुसरो के सर पे ज़रूर जाता है। अमीर खुसरो ने अपने दौर में बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इजाद भी किए और बल्कि उनमें रिफ़ाइनमेंट लेकर आए। हुँ, आज हम जो देखते हैं ग़ज़ल, ठुमरी, कव्वाली, ये सब चीज़ें अमीर खुसरो ही के बिल्कुल दौर ऐसा ही में है। हम उनसे मिसली कर सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम्स अपने साथ यहाँ पर मुख़्तलिफ़ आलात मूसीक़ी लेकर आए, जिसमें एक तारा है, दो तारा है, तबला है, सारंगी है, सितार है, ठीक है? तो आज हमें अपने इस्लामिक कलेक्शन में ना सिर्फ़ सितार, बल्कि छीने हुँ, और वो मुख़्तलिफ़ इक़्साम की बाँसुरियाँ, वीणा। अब वीणा जो है वो
हिंदू आर्ट में भी उसका रही है, जो हिंदू डिटी है सरस्वती, उसमें भी आमतौर पे उसको वीणा पकड़े हुए दिखाया गया है। जब मुस्लिम्स आए तो उनके यहाँ भी वीणा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो ये मुस्लिम्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है हमारे मौजूदा ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में और इंट्रोड्यूस करने में। ठीक है सर, अगर हम इस्लामिक गैलरी के आर्किटेक्चर को देखते हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताएं कि आपको लगता है कि ये लाहौर म्यूजियम की दीगर गैलरी से मुख्तलिफ है, और अगर है तो इसके पीछे क्या बुनियादी वजह है? जी बिल्कुल, बात ठीक है आपकी। इस्लामिक गैलरी में जब विजिटर्स आते हैं, सयाह आते हैं, तो वो ना सिर्फ वहाँ पर इस्लामिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट को एंजॉय करते हैं, बल्कि उस गैलरी का आर्किटेक्चर भी बहुत एंजॉय करते हैं, बिकॉज इसकी एक बड़ा यूनिक आर्किटेक्चर रहा है। असल में लाहौर अजायब घर की जब इमारत बनाई गई तो वो पीरियड था जब इस खित्ते में अभी लाइट नहीं आई थी। तो जो लाहौर म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग बनाई गई उसको हर लिहाज से इस तरह बनाया गया कि वहाँ पे नेचुरल लाइट का जो है वो कंसेप्ट रहे, नेचुरल एयर का जो क्रॉस है वो रहे। उस मकसद के लिए इसकी जो गैलरीज हैं वो भी इसी तरह से डिज़ाइन की गई कि बगैर किसी बल्ब के, बगैर किसी पंखे के आपको नेचुरल लाइट के ज़रिए और नेचुरल एयर के ज़रिए आपको उस गैलरी में आप मूव कर सकें, देख सकें। हमारे लाहौर म्यूज़ियम में अभी भी बाकी तो ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो चुकी हुई हैं, मॉडर्नाइज हो चुकी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे के पास 3 गैलरीज ऐसी मौजूद हैं जो कि अपनी असल हालत में मौजूद हैं। तो वो कौन सी है? जिस तरह आप हमारी इंडस गैलरी देख लीजिए आप, हमारी इस्लामी गैलरी देख लीजिए आप, हमारी गंधारा गैलरी देख लीजिए आप। तो इन गैलरीज में आपको ऊंची छतें, बड़े-बड़े पिलर्स का लगे होना, ऊपर रोशनदान लगे होने, बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ, दरवाजे ये आपको नज़र आते हैं, जो ना सिर्फ एक नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट का कंसेप्ट को पूरा करते हैं, बल्कि जो टिपिकल आर्किटेक्चर था उस दौर का, कॉलोनियल पीरियड में जो डेवलप हुआ, उसकी भी निशानदेही उसको करते हैं। डिपिक्ट करते हैं। सर, इस्लामिक गैलरी में जितनी भी नवादरात मौजूद हैं, क्योंकि आप क्यूरेटर हैं और आप डिफरेंट गैलरीज को देखते भी हैं एक वक्त में, किस तरीके से आप इन नवादरात को महफूज रखते हैं? एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, क्योंकि पाकिस्तान में हमें हर तरह का मौसम देखने को मिलता है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? असल में आप बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका कि नवादरात को महफूज कैसे किया जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल कौन सा है। कुछ मटेरियल होते हैं जो पेरिशेबल मटेरियल हैं, जैसे पेपर है, टेक्सटाइल है, उनको एक ख़ास इन्वायरमेंट भी चाहिए, उनको एक ख़ास माहौल चाहिए रहने के लिए। अगर पत्थर है, लकड़ी है, इससे आमतौर पे जल्दी कुछ नहीं होता, हज़ारों सालों बाद कुछ होगा, वो इतने वेदर रेजिस्टेंस होती है उनमें कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो पेंटिंग्स हैं, जो पेपर मटेरियल है, जो टेक्सटाइल है हमारी, उनको हम कोशिश करते हैं उनको ख़ास एनवायरनमेंट में रखें। अब हमारा जो टेक्सटाइल रिज़र्व है हमारा, या हमारा जो पेंटिंग रिज़र्व है, या हमारा जो मखलूतात का रिज़र्व है, हमारा मैनुस्क्रिप्ट का रिज़र्व है, उसमें हमने एक ख़ास माहौल उसको मेंटेन किया हुआ है, ताकि उन आर्टिफैक्ट्स को ना तो ज़्यादा हीट लगे, ना उनकी ज़्यादा उनको ठंड लगे उनको। ठीक है? और यही हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो हमारा इस तरह का फ्रजाइल मटेरियल है उसको हम रोटेट करते रहें, ताकि कोई भी चीज़ है वो कंटिन्यूअसली वो एक ही एटमॉस्फेयर में या शदीद एटमॉस्फेयर में ना रह सके। लाहौर म्यूज़ियम में रहते हुए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि हमने एक अपने डिस्प्लेस में, अपने थीम्स में जिद्दत भी लेकर आनी है, उसको मॉडर्नाइज भी करना है, लेकिन साथ साथ हमें बिल्डिंग की जो एक लुक है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिकली, उसको भी हमें इंटैक्ट रखना है हमने। तो जहाँ पर आपको आप बिल्डिंग के साथ आप छेड़खानी ना कर सकते हो, लेकिन आपने चीज़ों को, डिस्प्ले को, एग्जीबिशन को मॉडर्नाइज भी करना है, तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे चैलेंजेस आपको दरपेश हो जाते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ चीज़ों को बेहतर भी करना है, लेकिन बिल्डिंग को अपने इंटैक्ट रखना है, बेसिक्स का ख्याल भी रखना है। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इस गैलरी को मज़ीद इस डिजिटल दौर में किस तरीके से आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, किस तरीके से डिजिटलाइज कर रहे हैं, ताकि नौजवान नस्ल भी इससे बेहतर तरीके से इस्तेफादा भी हासिल कर सके, उन तमाम चीज़ों के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो है वो भी ले सके, और किस तरीके से इस गैलरी में इम्प्रूवमेंट आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है इस गैलरी में। 2015 में हमारा एक प्रोजेक्ट था
जिसके अंडर हमने इस गैलरी को एक तरह से रीस्टैब्लिश किया अकॉर्डिंग टू देयर थीम्स। अब आप गैलरी में देखते हैं तो हर चीज़ अपनी थीम के मुताबिक लगी नज़र आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो हार्डर मटेरियल है वो आपको सबसे पहले नज़र आता है। मेटल है उसमें, उसके बाद लकड़ी है उसमें, उसके बाद पत्थर है उसमें, उसके बाद मिट्टी है, उसके बाद फिर से दोबारा लकड़ी का सामान आ जाता है, उसके बाद लेदर आ जाता है उसमें, फिर टेक्सटाइल आ जाता है उसमें। तो ये पूरा एक इसका मेटल वाइज एक थेमेटिकल डिस्प्ले है इसका, और जिसको स्टूडेंट्स आके बड़ा एंजॉय करते हैं। और लेकिन साथ साथ आप मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप सिर्फ अपने नवादरात को शोकेस में बंद करके ताले लगा दें, फिर लोग आके इसको खुद ही देख लें आप। जब तक आप उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे लेबल्स के ज़रिए अपने, तब तक जब तक आर्ट फिर खुद अपनी कहानी बयान नहीं करेंगे लोगों को, तब तक उनको पढ़ना समझना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। रिसेंटली हमने अपने एक प्रोजेक्ट के ज़रिए ना सिर्फ अपनी पूरी कलेक्शन को डिजिटाइज़ किया है, इस्लामिक कलेक्शन इस टाइम पूरी डिजिटाइज़ है हमारे पास, और अब हम जो रिसेंटली काम हुआ है वो एक हमने डिजिटल डिस्प्लेस की तरफ हम आ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर, ताकि जो आने वाली नई नस्ल है वो सिर्फ चीज़ों को देख कर चली ना जाए, उससे पूरी इंटरेक्शन हो उसकी चीज़ों के साथ, उसको उनको समझ सके, उनसे बातें कर सके, उनको पढ़ सके, ताकि जो कनेक्शन है वो मज़ीद मजबूत हो सके आर्टिफिशियल के साथ इंसान का, ये इस खित्ते में रहने वाले इंसान का। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और आगे मज़ीद खुशी की बात ये है कि आगे अंडर द पंजाब गवर्नमेंट एंड कोलैबोरेशन विद यूनेस्को हम पूरे म्यूज़ियम को रीएस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। उसमें डेफ़िनेटली हमारी गैलरीज़ बढ़ेंगी। हम इस्लामिक गैलरी का प्लान करेंगे कि ख़ास मज़ीद जगह दी जाए, ताकि हमारे पास आर्टिफ़िशियल बहुत सारे मौजूद हैं, डिस्प्ले करने की जगह नहीं है। तो हम इसको इस्लामिक गैलरी पे भी ख़ास बड़ी जगह देंगे, तो इसकी ताकि तौसीह का इरादा रखते हैं। तौसीह का हम बिल्कुल इरादा रखते हैं, ठीक है, बल्कि पूरे ज़बरदस्त। म्यूज़ियम की तौसीह का इरादा। सर, अपनी इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे एक सवाल करने का, और वो ये है, क्योंकि आप एक क्यूरेटर हैं गैलरी के, तो कौन सी ऐसी फ़ेवरेट आर्टिफ़ैक्ट है या कौन सा ऐसी फ़ेवरेट नवादरात है जो आपके दिल के बहुत करीब है? ये मेरे लिए बहसत क्यूरेटर बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि क्यूरेटर जो होता है ही इज़ जस्ट लाइक अ फादर फॉर हिज कलेक्शन, और किसी भी फादर से आप पूछें कि आपको सबसे बेहतर अच्छा बच्चा कौन सा लगता है अपना, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है सेलेक्ट करना। तो इसलिए मैं जब देखता हूँ अपने कलेक्शन को, तो हर कलेक्शन इतनी मुख्तलिफ है, इतनी रिफाइन है, इतनी यूनिक है कि मुझे हर कलेक्शन दूसरी चीज़ से बेहतर नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अस्टर लैब है, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पे जो हमारे पास स्टोन इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि ये स्टोन इंस्क्रिप्शंस मुख्तलिफ इस्लामिक दौर में बनी गई, ख़ास तौर पर मुग़ल दौर में बनाई गई, और उनके ऊपर आपको अरबिक और फ़ारसी कपलेट्स भी मिलते हैं, शायरी भी मिलती है, और कुरानिक वर्सेस भी मिलते हैं। आज हमारे पास जहांगीर के पीरियड की, अकबर के पीरियड की, हज़रत मियाँ मीर के टॉम की, या चिन्नौट की में जो मस्जिद मौजूद है संगमरमर की, वहाँ की, हमारे पास बेहतरीन स्टोन इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, जिनसे जो आजकल की जनरेशन है उनको पता चलता है कि अच्छा, क्लिप बोर्ड से पहले, फ्लेक्सी से पहले क्या चीज़ थी जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर लगाई जाती थी, जहाँ से हमें उनका पूरा सोर्स पता चल जाता था कि ये किस सन में बनाई गई, किसने बनवाई, और उसकी किसकी सुपर इंटेंडेंसी में बनी। तो ये हमारे पास जो एक यूनिक कलेक्शन है स्टोन इंस्क्रिप्शंस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है सर, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फ़न और सकाफ़त और दस्तकारी के फ़रोग के लिए आपकी नज़र में जो हुकूमत है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, और अभी कितना मज़ीद करने की ज़रूरत है? इसके फ़रोग के लिए हर दौर में कोशिशें होती रही हैं, हर हुकूमत कोशिशें करती रही है। कुछ कोशिशें अभी जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि जब हमने पूरे पंजाब के क्राफ्टमैन और क्राफ्टमैनशिप को डॉक्यूमेंट किया, तो ये भी उसी सिलसिले की काविश थी, और उसको किताबी शक्ल में लाए, तो वो भी इस सिलसिले की काविश थी कि हम क्राफ्टमैन, उनके हालात ज़िंदगी और क्राफ्टमैनशिप को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। हुकूमत का इस सिलसिले में हमेशा से ही बड़ा एक कलीदी किरदार रहा है, रहना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्राफ्ट सेंटर्स डेवलप किए गए, मॉडर्न क्राफ्ट सेंटर्स डेवलप किए गए, आर्टिसंस को सपोर्ट किया गया, उनको फंड्स प्रोवाइड करके, उनको फाइनेंशियल उनकी डिज़ायर्स को पूरा करके। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं
जिनको अभी मज़ीद हुकूमत को करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल एक बहुत बड़ा इशू है। अगर इन लोगों को मेटल की अवेलेबिलिटी हो जाए एट अ लो कॉस्ट, तो ये लोग अपने काम को दोबारा से उसको उसी नैश में पहुंचा सकते हैं जहाँ पर इसको छोड़ा गया। या फिर हुकूमत की तरफ से इन ख़ास क्राफ्ट को अगर स्पेशली सब्सिडाइज किया जाए, उनको कोई स्पेशल फंड प्रोवाइड किए जाएँ, या इनके काम को जो है वो इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाया जाए और बीच में से मिडल मैन को निकाला जाए। हासिल में होता ये है कि चीज़ बनाने वाला, मेहनत सारी उसकी लगी, पैसा सारा उसका लगा, एट द एंड जाके बिकी कहीं और पे, किसी और रेट पे बिकी, सारा फ़ायदा मिडल मैन उठा गया। क्रेडिट भी कोई और ले जाता है। क्रेडिट भी कोई और। तो जो असल क्राफ्टमैन है, उसकी मेहनत भी ज़ाया चली गई, उसका इनकम भी ज़ाया चला गया, उसका वो फिर दिल बर्दाश्ता हो गया। तो हमें ये अगर हुकूमत जो है ऐसे इक़दामात करे कि जो क्राफ्टमैन है उसकी डायरेक्ट एसेस हो जाए इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो वो ना सिर्फ चीज़ों को मज़ीद बेहतर भी करेगा, बल्कि उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और पूरा एक सिस्टम रिवाइव हो जाएगा क्राफ्टमैनशिप का। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने इल्म से, अपने तजर्बे से और अपनी तहकीक से हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जो है वो जानने का मौका मिला होगा, क्योंकि आज एहतशाम साहब ने आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसके हसीन गोशों से हमें रोशनास कराया। थैंक यू सो मच सर। और अगर आप इस तरह की मज़ीद पॉडकास्ट देखना चाहते हैं या इस पॉडकास्ट से मुताल्लिक आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। लाहौर म्यूज़ियम को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।